प्यारे बच्चों, पढ़ाई ठीक हो रही होगी। अच्छा, आज मैं एक नया वीडियो के साथ में फिर हाजिर हूँ। क्लास 12th का जो है हमारे पास, आज कैपेसिटर के आगे वाला पोर्शन में कंप्लीट करने के उसमें हूँ। कल जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने कैपेसिटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर दिया था, और आज मैं इसका दूसरा तीन फॉर्मूले हैं इसमें, जो भी हैं इसमें उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। चलो सीधे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल। पहला टॉपिक है कैपेसिटेंस यह है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor, of an isolated spherical कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसके ऊपर हमें सॉल्व करना है। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल चार्ज, तो वो भी कैसा है, एक स्फीयर है। इसमें क्या हो गया, एक आपके पास ये एक स्फीयर है, ये वाला ये हो गया, और इसके सरफेस पर चार्ज है, वो है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कैसे है, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर हमने इसको बात करके ये बचेगा आपके पास, ये सारे सारे किसमें है, पॉजिटिव चार्ज है ये। अब इसमें देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां पे होती है, आउटवर्ड होती है। कहां पे जाती है, आउटवर्ड। तो इसकी जो डिस्टेंस इसके हमेशा सेंटर से मेजर होगी, तो ये इससे आउटवर्ड चला गया एक, ये इससे आउटवर्ड चला गया दो, ये से इधर को गया तीन, ये 4 5 6 7, और यहाँ पे एक और डाल देता हूं मैं, ये 8। ठीक है, ये सारे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, आउटवर्ड की तरफ है। अब इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा था, जो फाइनली हमारे पास जो V होता था, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R। V इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन ऑफ R। ठीक है, अब यहाँ पे R था या R स्क्वायर था, इस पे हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। V इक्वल्स टू होता है W अपॉन ऑफ S। क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन ऑफ Q, W इक्वल्स टू F इंटू S होता है, तो यानी R कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास केवल क्या बचेगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ R। ओके, अब हमारे पास जो कल कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसमें क्या था, दिस इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ऑफ R, Q इंटू ऑफ R। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो भी कहाँ पे, इसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, एज charge is uniformly distributed, as charge is uniformly distributed over the surface, इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इट विल जनरेट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एंड सरफेस बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसकी तरह काम करेगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम कर रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों किसकी तरह काम कर रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसका देखो, नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल हमने जो कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन बोली थी, वो डेफिनेशन क्या था, एस ये था Q अपॉन V।
चार्ज C इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V, ये था, है ना। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q इक्वल्स टू क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी वॉल्यूम में हमारा कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए था C इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक इक्वेशन था एंड हमें क्या मिला है, एंड हमें मिला है V इज इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ऑफ R, ये मिला है ना। एक हमें ये मिल गया, एक हमें Q की वैल्यू ये मिल गई, और इसमें 10। अब इसमें से देखो, अगर मैं इसी में से इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो इसको यहाँ, तो ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ऑफ R Q अपॉन ऑफ V, क्या हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ऑफ V, और यही Q अपॉन ऑफ V आपके पास लास्ट में क्या बन गया, ये बन गया आपके पास C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब उसका देखो द स्फेरिकल, यहाँ पे मैं लिख दूं इसको कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर C। अब मैं इसको यहां से रेड से लिख दे रहा हूं, तो ये क्या कितना बचेगा आपके पास, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां पे पाई की वैल्यू 22/7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.854 इंटू 8.854 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 12। अब इसका अगर हम यूनिट की बात करें, तो इसके यूनिट की बात क्या होगी, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ये इसकी वैल्यू हो चुकी है। तो अब आपके पास फाइनली जो इसका जो आंसर आया वो आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल स्फीयर इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी बचेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास ये हो गई। बाकी R आपको गिवन होगा किस पॉइंट पे रखना है, और 4 पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, सेकेंड पॉइंट है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच में अब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी कंडीशन मिलेगी, तो अब मैं इसमें चार्जेस बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक प्लेट आपके पास, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये, और दूसरी प्लेट ये है, दूसरी प्लेट आपके पास ये है, दोनों आपके पास पैरेलल है, और एक में हमने इसमें चार्ज डेंसिटी ले ली, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कंडीशन थी। इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया 1 2 3, और ये बचेगा 4 और 5, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इसमें हमारे पास कौन सा चार्ज हो गया, इसको मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ, इसमें है नेगेटिव चार्ज, कितना हो गया 1 2 3 4 और 5। बच्चों ये इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें एक में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर है। कैपेसिटर ऑलरेडी क्या था, एक ऐसा अरेंजमेंट था जो जिसमें चार्ज अपोजिट थे, और उन दोनों को हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ था। दैट डिस्टेंस इज सपोज दैट ये वाली जो डिस्टेंस थी उसको हमने रखा है डी डिस्टेंस के ऊपर में, कितने के ऊपर, इन दोनों को हमने डी डिस्टेंस के ऊपर में रख दिया।
ठीक, अब इनका कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। इसका कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक, फॉर दैट यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके लिए क्या था, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस थी। एक तो हमारे पास था ई, यहां पर ये है आपके पास ई, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके ऊपर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट का मतलब यह है कि उन दोनों के ऊपर चार्ज भी क्या होगा आपके पास सेम होगा, लेकिन चार्ज का नेचर कैसा होगा अपोजिट होगा। तो इसके ऊपर सिग्मा क्या है आपके पास चार्ज डेंसिटी। अच्छा, वो भी चार्ज डेंसिटी कैसा, एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैं आपको मैं जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पहले पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट, ड्यू टू चार्ज प्लेट इक्वल्स टू, इसमें था E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या था बच्चों, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन फर्स्ट था, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में, तो इसलिए यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधे क्या हो गया, E इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक और कंडीशन थी जिसमें हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को सॉल्व किया था, एंड V इक्वल्स टू एंड E इज इक्वल्स टू एंड E इज इक्वल्स टू V अपॉन ऑफ D था। ये भी आपका कौन सा इक्वेशन होगा, सेकेंड इक्वेशन। E अपॉन ऑफ V अपॉन D का मतलब हमारे पास ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक कॉन्सेप्ट था, E इक्वल्स टू V अपॉन ऑफ D। ठीक, अब इसमें से हमने दोनों E को इक्वेट कर दिया, दोनों E को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया। अब क्या मिला बच्चों हमें, इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ई सेम हो गया, तो V अपॉन ऑफ D इज इक्वल्स टू V अपॉन ऑफ D इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एंड इसमें से एंड A इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ A। सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया, Q अपॉन ऑफ A। इसका मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा कि दिस इम्प्लाई दैट V अपॉन ऑफ D इज इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या चाहिए, C चाहिए, तो C इक्वल्स टू क्या था बच्चों, चार्ज Q अपॉन ऑफ V था। क्या था, Q अपॉन ऑफ V। तो यहाँ पर भी हमने Q अपॉन ऑफ V चाहिए, तो इसको हम ऊपर भेजेंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ D इज इक्वल्स टू Q अपनी जगह पे हो गया, V यहाँ पे चला गया, Q अपनी जगह और V नीचे की तरफ। अच्छा, अब Q अपॉन ऑफ V इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, Q अपॉन ऑफ V था C और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ D। अगर अब मैं इसको यहां से लिख दूं तो दिस इम्प्लाई दैट C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज दिस, यह कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, अब यहां पर बात आती है D क्या है, D ये है एरिया ऑफ द प्लेट। अच्छा, A का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, यहां पर D इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, A इक्वल्स टू एरिया ऑफ द प्लेट एंड एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही है ना। ओके, अब यहां पर अगर इसमें किसी मीडियम में रख दिया, एंड इन मीडियम, ये तो हो गया एयर में, ये किस में हो गया, एयर में। अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर हमने इसको मीडियम में रखा है, तो ये अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसको भी मैं C नॉट की बात कर दे रहा हूँ। ये हो गया मेरे पास C नॉट, ये किसकी कंडीशन आ गई बच्चों, C नॉट की कंडीशन। अगर मैंने इसको किसी मीडियम में रख दिया है, तो अब ये क्या होगा, C इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन ऑफ D।
बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपके पास इसने आपने आपने किस में रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन अपॉन ऑफ डी, जहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आती है, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिलहाल ये अभी बोर्ड में जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, फिर दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूंगा। चल देना, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, सिर्फ एक अंगुली से एक कहीं पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जरूर पुश कर दें ताकि आपको ये लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। अब मेरा हौसला बनता रहेगा। हाँ, क्लास 12 की फिजिक्स को तो मैं अच्छे से कंट्रोल करूंगा, उसमें अगर आपका सपोर्ट प्रॉपर रहा तो मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकता हूँ, जिसमें मैं मैथमेटिक्स को भी मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। तब तक आप वीडियो को पॉज करके लाइक करें। अब इसके बाद है, हाँ इसके बाद बच्चों, जो हमारे पास सी इक्वल्स की कंडीशन आ गई थी, यहाँ पर जो हमें इससे पहले हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू वेर वेर एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसमें मैंने बताया था उस दिन वाटर के लिए कितना होता है, सॉरी एयर के लिए होता है 1, वाटर के लिए होता है 80 और 81, होता है 81 है लेकिन कैलकुलेशन में कितना लेते हैं, 80 लेते हैं, और बाकी मेटल के लिए नॉट डिफाइंड था। ठीक है, इसको हमने ले लिया। अब ये कितना बचेगा, नाउ सी नॉट इक्वल्स टू, नाउ सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ के, एप्सिलॉन के, सॉरी ये बच गया आपके पास डी, ए एप्सिलॉन इक्वल्स टू डी। अब इसमें कितना हो गया, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, के एप्सिलॉन नॉट रखा हमने, इसको क्या रख दिया, डी, तो बचेगा सी इज इक्वल्स टू के बाहर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू डी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो सी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको ऐसे लोकेट कर दें, C equals to C is equals to K C naught. So this implies that C upon of C naught equals to कितना हो गया, K। ये भी आपका एक रिलेशन आ गया, ये आपका एक रिलेशन हो गया, जिसमें क्या था हमारे पास, रिलेशन बिटवीन C एंड C नॉट, यानी किसी मीडियम में और ये किसी एयर में अगर हमने कैपेसिटर को रखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ के का डिफरेंस होगा, के का मल्टीपल बन जाएगा, दैट इज, तो यानी जो कैपेसिटर होगा उसको के से के नॉट से पहले से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक कैपेसिटर प्लेट था, उसको हमने एयर में रखा तो उसका कैपेसिटेंस जो था 5 माइक्रोफैराड है, और उसी को हमने एक डाइलेक्ट्रिक वाले एक मीडियम में डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। तो बताओ कि नया सी कितना होगा, नया सबसे उस सब्सटेंस का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। ठीक है ना, ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो ये हो गया, सी नॉट इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन ए नॉट एप्सिलॉन अपॉन डी। और दूसरी कंडीशंस में आ गई, मीडियम के लिए होगा तो ए एप्सिलॉन अपॉन ऑफ डी। इसमें हमने रिलेशन निकाल दिया कि मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एयर में कैपेसिटेंस के बीच का रिलेशन, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो के जो था वो अब क्या था, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। हाँ, इसके बाद था बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसका, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, between the plates of capacitor in an external electric field, in an external electric
फील्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के समझ में जल्दी आता नहीं है, तो हम इसका बिहेवियर की तरफ समझाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या जनरेट होता है, कैसे कैसे फॉर्म होता है इसमें। अच्छा, इसमें से एक कंडीशन आई हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखना है दो कैपेसिटर के बीच में, वो भी कब, एक्सटर्नल फील्ड में होगा। चलो मैं एक कैपेसिटर की प्लेट आपको ये लगा दे रहा हूँ, एक में मैं आपको लगा दे रहा हूँ ग्रीन वाला कैपेसिटर की प्लेट है, ये ग्रीन वाली कैपेसिटर की प्लेट है, ये हो गया। तो इसमें एक में तो चार्ज होगा ही होगा, एक कैपेसिटर की प्लेट ये है बच्चों, और दूसरा कैपेसिटर की प्लेट है आपके पास यहाँ पे, दूसरा हमने कैपेसिटर की प्लेट ये ले ली, ये हो गया, ठीक। इसमें कैसा चार्ज है, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है, क्या डाला गया है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने ये डाल दिया इसके बीच में ऐसे, और इनके बीच में यहां से ऐसे, और यहाँ पे। अब आप देखें, मैंने उसमें कहा था कि डाइइलेक्ट्रिक में पहले तो कोई चार्ज दिखता नहीं है, लेकिन चार्ज उसके अंदर होता है, और यहाँ पे फिजिक्स में हमें क्या माना गया है कि जो इंसुलेटर होता है, जो उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कंसिडर किया है। अब इसमें देखें, चार्ज देखें, यहाँ पे प्लस है, तो इसके बगल में नेगेटिव का चार्ज जनरेट होगा, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक नेगेटिव चार्ज ये जनरेट होगा, ये मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। अच्छा, और यहाँ पर इसके बगल में कौन सा चार्ज होगा, इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कितने जितने चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी जनरेट हो जाएंगे, ये इसको एक्वायर कर लेगा, और ये इधर हो गया, और ये इधर, और एक इधर आ जाएगा, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब इसके बीच में जितने भी चार्जेस होंगे, अब उसमें भी मैंने एक कंडीशन ये बताई थी कि इसमें जो चार्जेस होंगे केवल सरफेस वाले चार्ज एक्ट करेंगे, अंदर वाले चार्ज आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब अंदर वाले चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होंगे, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा इसमें, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया। और इसके बाद इसमें कौन सा चार्ज जनरेट होगा, यहाँ से इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बगल में, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी होगा नेगेटिव चार्ज, ये भी हो गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये सब इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब बच्चा, आप देखो केवल सरफेस के, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें क्या किया कि अब ड्यू टू द पोलराइजेशन किसकी वजह से, ड्यू टू द पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, किसकी वजह से, डाइइलेक्ट्रिक के चार्ज की वजह से, इन द डायरेक्शन, अभी वेक्टर क्वांटिटी है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा, द इसका सो
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। अब इस सेंटेंस का मतलब समझें, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। जो इनिशियल इसमें जो डाइलेक्ट्रिक का था आपका, जो मैंने जो प्लेटें बनवाई थी, ये वाला मेरे पास पॉजिटिव प्लेट था, ये वाला पॉजिटिव प्लेट था, और इस साइड में आपका कौन सा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इस साइड में आपके पास नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे हमने चार्ज बना दिया, ये माइनस था और ये भी माइनस था और ये माइनस था, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो आपके पास ई नॉट हो गई। ये एयर में था, किसकी होगी, एयर में, इसकी डायरेक्शन इस साइड चले गई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक लगाया है, जो डाइलेक्ट्रिक बना है, डाइलेक्ट्रिक में मैंने आपको ऐसे रेड वाला बना रखा है, ये और यहाँ और ये, ठीक है। ये कैसा हो गया, डाइलेक्ट्रिक है। ये तो था ओरिजिनल प्लेट, ये तो आपके प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये तो आपके प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं। और ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, ये आपके पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। यहाँ पे आपके पास कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक। अब देखें बच्चों, इस डाइलेक्ट्रिक में फाइनली इसमें कौन सा चार्ज जनरेट हुआ था आपके पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया था इसने, ये डाइलेक्ट्रिक ने ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया था लास्ट में, आपका नेगेटिव चार्ज आया था फाइनल वाले में, ठीक है। इसके बीच वाले में तो होगा ही होगा, ये इधर 2, ये इधर 3, ये इधर 4, ये इधर 5, ये 6 और ये 7, इधर की तरफ फील्ड हो रहा है। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बच्चों किस टाइप में होगी, यहां से यहां की तरफ। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो इसका मतलब ये क्या था, ये किसकी डायरेक्शन थी हमारे पास, ई की डायरेक्शन थी किसी मीडियम में। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस, इस कंडक्टर के अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज का डेवलपमेंट हुआ जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव गया, और स्टार्टिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास लेफ्ट टू राइट की तरफ थी, और इसमें जो जनरेट होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ गई। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, अप्लाइड मतलब प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे हमें निकालना है एज E इज इक्वल टू वी अपॉन डी था, इसको हमने अभी प्रूव किया था। अब ये बताओ कि यहाँ पे अगर हमारे पास E नॉट होगा तो E नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन डी हुआ, दोनों की फील्ड तो सेम ही है ना। और अगर हमने डाइलेक्ट्रिक की बात करें, एंड डाइलेक्ट्रिक के केस में एंड E इज इक्वल टू वी अपॉन डी बचा, क्या बच गया, ए इक्वल टू वी अपॉन ऑफ डी। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूं, रेशियो कर दूं, कंपेयर कर दूं। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, हमें पर डिवाइड करना होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट ई अपॉन ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट वी अपॉन ऑफ डी अपॉन ऑफ वी नॉट अपॉन ऑफ डी। तो यहाँ डी से डी कैंसिल, तो कहते हैं वी अपॉन ऑफ वी नॉट, ये कितना गया, वी अपॉन ऑफ वी नॉट। फिर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां पर जो v अपॉन ऑफ वी नॉट था, इसमें अगर हम चेंज करते हैं तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको मैंने अगर आप चार्ज से डिवाइड कर दिया है एज एंड v अपॉन ऑफ वी नॉट इक्वल्स टू, इसको मैं चार्ज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे करूं v अपॉन ऑफ क्यू अपॉन ऑफ वी नॉट अपॉन ऑफ क्यू, तो ये मेरा बचेगा कि 1 अपॉन ऑफ सी अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ सी नॉट, 1 अपॉन ऑफ सी नॉट। तो इसको फाइनली अगर मैं लिखूंगा तो क्या क्या बचेगा, सी नॉट अपॉन ऑफ सी। बच्चे आ गया सी नॉट अपॉन ऑफ सी। अब आप देखें सी नॉट अपॉन ऑफ सी की वैल्यू कितनी थी, नाउ यहाँ पे मैं इसको फाइनली लिख रहा हूं, तो E अपॉन ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन ऑफ वी नॉट
इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन ऑफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ के। कितना गया 1 अपॉन ऑफ के। अभी हमने सी नॉट की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे देखो सी नॉट अपॉन सी को सी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू कितना था के। यहाँ अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ऑफ के। ये आपके पास फाइनल इसका रिलेशन आ चुका है, यानी ये इसका बिहेवियर था डाइलेक्ट्रिक का, किसमें, जब हमने इसको किसी कैपेसिटर प्लेट के मिड में रखा, बीच में रखा। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है और आज इतना ही। होप दैट ये पूरे लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें ताकि उनको पास भी ये वीडियोस मिलती रहेंगी। ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छी हैं, पूरी एनसीईआरटी में बेस्ड हैं और कंपटीशन के लिए तो है ही हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कंपटीशन में भी क्या होता है कि एनसीईआरटी का बेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन एनसीईआरटी को हम लोग टच नहीं करते हैं और हम अदर बुक्स को टच करते हैं। हाँ, अदर बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बिना उसके भी काम नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप इसको नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें और इसी शुभकामनाओं के साथ में फिर कल फिर हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।